अच्छा, इतने किए, चलो करो, स्टार्ट करें। एनसीईआरटी नहीं की, कर लोगे। एनसीईआरटी का लेवल हल्का है, लेकिन करते चलना है, ऐसा नहीं करना है कि छोड़ देना। हाँ, धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा ना। किस क्लास में आ गया? 12th में आ गया ना, तो इसमें तो करना ही पड़ेगा। 12th में क्या होता है, 12th क्लास में करो या मरो सिचुएशन होती है, ठीक है? करिए या मरिए, तो क्या अपने को करना है, कर ही लेते हैं, है ना? जैसे बोलते नहीं, मेहनत, कोई स्टूडेंट होता है कि मम्मी पापा गार्जियन जो है पढ़ाई से सेटिस्फाई नहीं है, अब उसके बाद रिजल्ट नहीं आए तो अलग बात है। कुछ गार्जियन का ऐसा रहता है कि बोलते हैं अरे भाई बच्चा पढ़ तो बहुत रहा है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। सबका आईक्यू लेवल अलग होता है, सबका दिन होता है, उस दिन उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना? कुछ बच्चे होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज उनको नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, लेकिन वो दिन चमक जाता है। जिस टाइप की प्रॉब्लम करके गए हैं, जिस टाइप की प्रॉब्लम उन्होंने ज्यादा की है, जिस टाइप की प्रॉब्लम में उनको स्किल है, मतलब अच्छा वो कर पाते हैं, वही आ गया। इतनी शिफ्ट हो रही है ना पेपर, अब उतने शिफ्ट में वो हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसमें जिस तरीके की प्रॉब्लम वो छोड़ देता हो, या जिसमें टकता हो उस शिफ्ट में वही आ गया और दूसरे शिफ्ट में दूसरा है। तो वो सब चीजें भी काम करती है, लेकिन वो लक फैक्टर बाद में अपन पेपर देने के बाद उसके बारे में सोचते हैं। अगर पहले से ही लक सोचेंगे तो नहीं काम बनेगा, अभी तो पूरा करना है, ठीक? लास्ट टाइम में हम लोगों ने बात करी थी वेंट ऑफ फैक्टर की। वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग किस लिए कैलकुलेट कर रहे थे, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी सॉल्यूशन में कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, तो वो एसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है, या जैसा बाहर दिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से वैसा का वैसा ही है। इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? तो वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली बताता ये है, दो तरीके की प्रॉपर्टीज हम लोग बोलते हैं। एक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं सीपी नॉर्मल बोल सकते हो। नॉर्मल का मतलब जो कैलकुलेट करोगे जब एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा है, ये मॉलिक्यूल मान लो ऐसा है, तो सॉल्यूशन में ऐसा ही दिख रहा है। सॉल्यूशन में अगर सेम रहता है, सेम फॉर्म में रहता है, ठीक है, तब हमको वेंट ऑफ फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को दो तरीके से देखते हैं। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल होती है, दूसरी होती है ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब जो सॉल्यूशन में दिखाई आपको दे रही है, सॉल्यूशन में वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक? जब सेम होता है तब ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाता है, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व्ड सीपी बाय नॉर्मल सीपी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू नॉर्मल है वो, और ऊपर लेते हैं हम लोग ऑब्जर्व्ड सीपी, ठीक है? जब एकदम सेम टू सेम रहता है तो दोनों फैक्टर सेम हो जाते हैं, तब आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। लेकिन एसोसिएशन डिसोसिएशन होने में ये चीज चेंज होती है, तो हमको यूज करना पड़ता है वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है? दूसरी चीज, इस डेफिनेशन को अगर ध्यान से समझो, क्या लिखा हुआ है सिंपल वे में, वेंट ऑफ फैक्टर, it is a factor by which we know that observed colligative property is how many times of calculated colligative property। कैलकुलेटेड अगर ना भी लिखो तो बोल दो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके कितने टाइम्स है वही ये बताता है, आई, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था किसका, भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम एसोसिएशन डिसोसिएशन में ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो क्यों रही है? क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है ना।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम होंगे सॉल्यूशन में तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और ये जो है ये इसको हम बोल रहे हैं ऑब्जर्व। अब NaCl के केस में क्या हुआ था, हमने तो सोचा सोल्यूशन में ये एक है NaCl, लेकिन जब ये सोल्यूशन में गया तो ये किसमें टूट गया, दो पार्टिकल्स इसने बना लिए। तो हम तो सोच रहे थे एक है, लेकिन हो कितने गए पार्टिकल, दो हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो आई है इधर ऑब्जर्व और इधर नॉर्मल, तो नॉर्मल से ये ऑब्जर्व बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से ऑब्जर्व बड़ा हो जाएगा। और अगर आप देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑब्जर्व CP इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल CP। इसका मतलब नॉर्मल के कितने टाइम्स है ऑब्जर्व वो बताता है आपका आई। ठीक है, जैसे NaCl के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब 2 हो गए थे, पहले क्या थे 1 थे। तो अब इस केस में ये क्या बताएगा, I इज इक्वल टू होगा 2। तो ये बताएगा कि ऑब्जर्व जो आएगा CP वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल CP। ठीक, ये तो हमने समझी डेफिनेशन। अब निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए फॉर्मूला सीधे सीधे याद रख लेते हैं, डेराइव करके भी निकाल सकते हैं और वैसे फॉर्मूला भी हम लोग याद रख लेते हैं। कैसे, I इज इक्वल टू, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन के उसमें क्या है, अगर हम बोले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बता चुके हैं, अल्फा को यूज करेंगे हम लोग। अब उधर आ गया, if degree of dissociation कितना है, अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, I माइनस 1। ठीक है, और ये आ जाता है N माइनस 1। ये किसके लिए है, जब डिसोसिएशन हो और अल्फा दिया हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, और अगर यही एसोसिएशन हो रहा हो तो वहां पे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कुछ बुक्स में इसको बीटा भी लिखते हैं, हम अल्फा ही मान लेते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर अल्फा है, अब अल्फा निकालना है तो अल्फा क्या होगा, यहाँ पे तो I माइनस 1 ही आएगा, यहाँ पे आता है 1 बाई N माइनस। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसको निकाल के भी देख लो, इस फॉर्मूला को अगर हमें निकालना है तो हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं कैसे। सपोज हमारे पास ये चीज थी, NaCl का ही केस ले लो। ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है Na प्लस Cl माइनस। ठीक, शुरुआत में हमारे पास इसके 1 मोल थे, ये शुरू में 0 0 होगा। ठीक है, ये है T इज इक्वल टू 0 पे, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जब सोल्यूशन में नहीं डाला है पहले। फिर उसके बाद ये कब है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे मान लो ये अल्फा ब्रेक हो जाता है, ये अल्फा ब्रेक हो जाता है, तो ये कितना बचेगा आपका 1 माइनस अल्फा। अब अगर आप देखो
कि आई क्या होता था, वेंट ऑफ फैक्टर आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल्स, और नीचे लेते हैं हम लोग बिफोर डिसोसिएशन। टोटल मोल्स। अब आपको पता है बिफोर डिसोसिएशन हमने 1 लिया है, 1 मोल लिए हैं, आफ्टर डिसोसिएशन अल्फा अल्फा, और ये वाला बचा हुआ है कितना, 1 माइनस अल्फा। आई आ गया अल्फा एक, और ये एक अल्फा कट जाएगा, अब क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या बचेगा, डिवाइडेड बाई आई। एक तो ये इधर से इधर यहीं पे कर सकते हैं। अच्छा, आई इज इक्वल टू आ गया कितना, 1 प्लस अल्फा आ गया। तो इस केस में हमने आई क्या निकाल लिया आपका, वेंट ऑफ फैक्टर 1 प्लस अल्फा आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे अगर देखो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 2 बने थे, n इज इक्वल टू 2। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यू कैन से नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। कितने बना रहा है वो, n होता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे I के लिए आ गया I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब देखो ये क्वेश्चन करना है हम लोगों को। आज कौन कौन नहीं आए, दीपक, रिद्धिमा, हेमांग, राशि तो है, दीपक नहीं। ट्राई करके देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का है ना, एक सेकेंड में आ रही हूँ। लिखते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला से सीधे करो, I माइनस 1 N माइनस 2 तो यूज करो, इज इक्वल टू I माइनस 1 N माइनस N होगा नंबर एक। अभी आ रही है, number of ions produced after dissociation। ठीक है, तो पहले जो भी हमको इलेक्ट्रोलाइट गिवन है उसको ब्रेक करके देखेंगे कितने तो आयन वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं बेरियम नाइट्रेट दिया हुआ BaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये नीचे की तरफ है 2। जब ये ब्रेक होगा तो ये देता है बेरियम का +2 और NO3 -2। ठीक है, अब ये बेरियम का ऊपर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, ये आगे वाले नंबर से, ये 1 है ये 2 है, तो टोटल आयंस कितने हो गए, 3 आयंस हो गए। तो n कितना आ गया, 3 आ गया। यहां तक की बात सबको क्लियर है।
हाँ 100% डिसोसिएशन। हाँ तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ना, अल्फा 100 भी आ सकता है, देखो ऑप्शन। अभी इन्होंने कोई दिया नहीं है कि 100 है कि कितना है, इन्होंने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। ठीक है 87 आ रहा है। अच्छा तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है हेमांग देवांग, इसमें दिया नहीं हुआ है कुछ हमारे पास। n इज इक्वल टू कितना आ गया 3। आप क्या करें, अब n अपने पास 3 है तो आप लगा लेते हैं, ये i-1 कर दो, i-1 n-1 ये है ना। ये आ गया। अच्छा अल्फा की वैल्यू कुछ दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी हुई, वेंट ऑफ फैक्टर दिया हुआ आई देखिए 2.74, आई की वैल्यू दी हुई है 2.74, तो लगा लेते हैं 2.74 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 1.74 डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.87 आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज अल्फा देखना है, तो 0.87 मल्टीप्लाइड बाई 100। सबको क्लियर है, यस और नो? रिद्धिमा हेमांग उसका कोई यूज नहीं हुआ, यही मैं भी बताने जा रही थी। नहीं उसकी, अगर उसको लेते भी ना, उसको लेते तो वो कट जाता। हाँ नहीं हमने 1 मोल, अरे हमने इसको 1 मोल मान के कर दिया ना, 1 मोल मान के। इसके फॉर्मूला में कहीं पे मोलरिटी है, फॉर्मूला में मोलरिटी है ही नहीं, तो यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल करके करते, हमने सीधे फॉर्मूला से किया, अगर निकाल करके करते तब वो जो सी था वो कट जाता कंसंट्रेशन, समझ रहे हो? जैसे ये करते हैं, जो अभी निकाल के दिखाया था ना आपको, अगर ये वाले मेथड से हम करते, इसको ना यूज करते, फॉर्मूला को हमने सीधे यूज कर दिया ना, अगर इससे हम करते तो हमको ये यूज करनी पड़ती कंसंट्रेशन, यहाँ पे सी कंसंट्रेशन लेते, पहले ये 0 था, ठीक, फिर टाइम टी पे ये इक्विलिब्रियम पे ये सी अल्फा हो गया, ये सी अल्फा हो गया, और ये सी माइनस सी अल्फा हो गया। ठीक है, ये सी क्या है क्वेश्चन में गिवन है 0.1। ठीक, अब टोटल कितने हो जाते, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, एक सी अल्फा से सी अल्फा कट जाता, फिर सी प्लस सी अल्फा आ जाता, ये क्या था आफ्टर डिसोसिएशन, बिफोर क्या था सी, तो इधर ऊपर से सी कॉमन लोगे तो सी सी कट जाएगा, 1 प्लस अल्फा, वही चीज आ जाएगी जो यहां से आई। क्लियर है? तो चाहे इस तरीके से कर सकते हैं या सीधे फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, लेकिन दोनों तरीके आने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन दिया है, सी दिया हुआ है, सी मोल पर लीटर ही होता है। ठीक है, कहीं भी कंसंट्रेशन लिखा है, जब तक कोई और यूनिट नहीं यूज की गई है तब तक अंडरस्टूड होता है कि मोल पर लीटर की बात हो रही। सबको क्लियर हुई है बात
कि हम लोग ये जो आपका प्रोसेस है इससे भी आप निकाल सकते हो इसको, ये वाले से, और सीधे सीधे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ठीक, कंसंट्रेशन इसीलिए दी हुई है, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे भी निकालने में सी का टर्म तो कटने वाला ही है, सी की जरूरत। और करेंगे क्वेश्चन, चलो। अच्छा देखो, एक चीज और समझ लेते हैं, एक और समझ लेते हैं। I इज इक्वल टू हमने बोला ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या दूसरा बोला आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, कुछ भी हो सकता है, डी बाई ए, कितने मोल्स हैं वो लेते हैं, डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन मोल्स, इससे भी आई निकालते हैं। ठीक, एक और फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम नॉर्मल, एम डिवाइडेड बाय एम लिख दो, ऑब्जर्व्ड। अब आप बोलोगे यहाँ पे मोलर मास वाला जो ऑब्जर्व्ड वाला मोलर मास है वो नीचे क्यों आ गया, सीपी से अपोजिट क्यों गया? ठीक है, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो आप, जो हम लोग डेल्टा टीबी को बोलते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमने क्या बोला था कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हमने कैसे लिखा था, केबी इंटू मोलैलिटी, केबी इंटू मोलैलिटी को क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केबी इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास, और ये सॉल्वेंट का मास किसमें था, केजी में। अगर आप देखो तो ये डेल्टा टीबी क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था ना, और मोलर मास इसका इनवर्स आ रहा है, देख पा रहे हैं? डेल्टा टीएफ वाले फॉर्मूला में भी रखेंगे तो भी मोलर मास इनवर्स में आएगा। जो पहला हमने पढ़ा था पीओ माइनस पीएस डिवाइडेड बाई पीओ, उसमें भी क्या आएगा, अपोजिट आएगा। तो इसका मतलब सीपी जो होता है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो सीपी का रिलेशन था ऑब्जर्व्ड सीपी बाय नॉर्मल सीपी, मोलर मास में ये अपोजिट हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व। क्लियर है? तो ये तीन फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे, किसी भी कंपाउंड में आपको ये अप्लाई करने आता है तो आप इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब देखो आई की वैल्यू कहां कहां पे 1 होगी वो भी याद रखना है, किस किस जगह पे। आई की वैल्यू कहां पे 1 होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया आपने, वहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। ठीक है, वहां पे आपकी 1 आ जाएगी। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करिए, ट्राई करना है आपको। डिग्री ऑफ एसोसिएशन 70% दिया हुआ है, कोई रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन लिख देती हूँ, 2A गिव्स A2 बन रहा है ऐसे। फॉर्मूला लिख दू, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1, और यहाँ पे है 1 बाई N माइनस 1, N होगा नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स लिख लो
एसोसिएटेड, कितने एसोसिएट हो रहे हैं, यहाँ पे n कितना आएगा कोमल, n कितना आएगा इस केस में, कितने एसोसिएट हो रहे हैं, रिधिमा आप बताइए, n की वैल्यू, आवाज आ रही है सबको, देखो दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं ना, डाइमराइजेशन हो रहा है ये, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम पता लगा देंगे। मैम मेरी वीडियो नहीं आ रही क्या, आपका वीडियो ऑडियो कुछ नहीं आ रहा है कोमल, मतलब दिख तो रहा है बट आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका वीडियो भी ऑन नहीं है। 0.65 आ रहा है, निकाल लिया, सॉल्व करें। अब यहाँ पे अल्फा दे रखा है, क्या निकालना है अपने को, वेंट ऑफ फैक्टर। अच्छा देख लेते हैं, चलो निकाले। क्या दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन में 70%, इसका मतलब अल्फा हो गया 0.7, है ना। अब अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1/n-1, है ना, ये है 0.7, ये है आई माइनस 1, ये 1/n कर दो, 1/2 -1, आई माइनस 1, ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। एग्री कर रहे हैं सब लोग, आगे सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 को लेफ्ट साइड में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 0.7 1/2 आ जाएगा। ये है आई माइनस 1, आई निकालना है तो 1 उधर चला गया, तो कितना आ गया आपका 0.7 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा 0.35, और 0.35 को जब माइनस करोगे तो 0.65 आएगा। है ना, कुछ छोड़ दिया होगा। क्लियर है सबको, राशि ऑप्शन दिखा दूं, सीधा सीधा फॉर्मूला में इस क्वेश्चन है। अच्छा देखो, इसको सी अल्फा और वैसे करना हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम में भी जरूरत पड़ती है क्योंकि इसकी, तो वो चीज भी देख लेते हैं, है ना। देखो जैसे मान लो ये क्या था 2a था, और ये क्या बना रहा है a, ठीक। अब देखो शुरू में ये 1 है, तब ये कितना है 0, ठीक। अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो अगर देखो तो ये आगे वाले नंबर को देखना होता है हमको, यहाँ पे 2 है नंबर और यहाँ पे क्या है 1, इसका मतलब अगर इसको अल्फा तोड़ोगे, इसको अल्फा ब्रेक करोगे तो ये कितना बने, इसको अल्फा एसोसिएट करोगे तो ये कितना बनेगा 1/2 होगा ना, क्यों, क्योंकि इस फैक्टर के हिसाब से अल्फा लिखते हैं हम, ये 2 है तो ये 1 है, ठीक। ये अगर अल्फा एसोसिएट होगा, अल्फा मोल एसोसिएट हो रहे हैं तो ये कितना बनेगा अल्फा/2 बनेगा ना, तो यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन ऐसे लिख, क्लियर है। ये किसका इक्वेशन है, डाइमेराइजेशन का, दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो डाइमेराइजेशन बोलते हैं ना, ठीक है। अब इसी बेसिस पे ध्यान रख लो कि जैसे मान लो कहीं पे बोल रहा है कि आपका पेंटामेराइज हो रही है कोई चीज, टेट्रामेराइज हो रही है, तो मतलब क्या है कि ये 4a होगा और ये क्या बना लेगा A4 बना लेगा, ये होगा टेट्रामेराइजेशन, ठीक है, अल्फा/4।
ये 1 तो ये 0, ये आपका 1 माइनस अल्फा तो ये अल्फा बाई ओके है। ये मान लो n है, a है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो ये भी भाई 1, ये 0, ये 1 माइनस अल्फा तो ये कितना हो जाएगा अल्फा बाई। अब ये लिखना सबको आ गया। हेमांग हेमांग राशि सबको क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो कहीं हमने डाइमराइजेशन का पढ़ा, टेट्रामेराइजेशन पूछ लिया गया तो ध्यान क्या रखना है, कितने मॉलिक्यूल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही होता है वो। स्लाइड नोट करनी ओके चलो जल्दी जल्दी कर ले तो फिर आज ऑस्मोटिक प्रेशर भी करना है ना अपने को। देखो ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, ठीक है, हिंट दे देती हूँ आपको। एक होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, उसका फॉर्मूला होता है HgCl2, ठीक है। तो देखो क्योंकि डिपेंड करता है ना ब्रेक कैसे हो रही है कोई चीज उसी के ऊपर, तो n डिपेंड करता है, n के हिसाब से ही तो निकाल पा रहे हैं अपन। तो ये Hg+2 चार्ज वाला और 2Cl माइनस बनाता है, यानी अगर यहाँ पे लोगे तो n=3 हो जाएगा, ये 1 और ये 2। सब लोग ओके हैं इसके साथ? बट अपना केस ये नहीं है, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है। अपना केस क्या है, मर्क्यूरस क्लोराइड। क्वेश्चन में मर्क्यूरस क्लोराइड लिखा नहीं था, केवल फॉर्मूला दिया था, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है आपको। अपना ये है Hg2Cl2। ये जो Hg2Cl2 होता है ना, ये ब्रेक करता है ऐसे, Hg2+1 प्लस 2Cl माइनस, +1 भी नहीं होगा, ये क्या है मर्क्यूरस, हाँ +1। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 आएगी, क्योंकि ये जो है ना ये एक ही आयन है, तो ये एक है और ये 2, n की वैल्यू। अब सॉल्व करके देख लो, फॉर्मूला आपके पास है, जल्दी जल्दी कर लो, ऑस्मोटिक प्रेशर पे पहुंचे हम लोग। कितना आ रहा है 2.6। हाँ पर ये पता होगा, क्यों पता होगा, ऐसे सॉल्ट दिए जाते हैं जिसको हम लोग एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। जैसे ये जो मरकरी और मर्क्यूरस का चक्कर है ना, इसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th से, जब वैलेंसी आपको सिखाई जाती है, जब आपको फॉर्मूला लिखना सिखाया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हमें 9th में सिखाया जाता है। तो 9th में हम लोग सीखते हैं कि भाई जो अस वाला है और जो इक वाला है उसमें डिफरेंस क्या है, अस लेस वैलेंसी वाला होता है और इक किसको लिखते हैं, मोर वैलेंसी वाले को, है ना। ये उस समय हम लोग सिखाते हैं, जो नहीं सिखाते हैं तो 11th में जाके सीख लेते हैं बच्चे, वहां सिखा देते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं फेरस और क्या बोलते हैं फेरिक क्लोराइड, फेरस बोलना है तो FeSO4 हो जाता है, फेरिक बोलना है तो सॉरी क्लोराइड बोल रहे हैं तो FeCl3 बोल दे, Cl2 बोल देंगे, और फेरिक क्लोराइड बोल रहे हैं तो FeCl3 बोल देंगे। ऐसे ही मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड वहीं पे बता दिए जाते हैं, क्यूप्रस क्यूप्रिक वहीं पे बता दिया जाता है। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में बस डिफरेंस, मतलब जो स्पेशलिटी है वो क्या है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ये Hg2 वाला बनता है, 2 वाले नहीं बनते,
देखो यहाँ पे अगर ये टूटेगा तो Fe+2 बनेगा, Fe+3 बनेगा, सीधा सीधा। यहाँ नीचे नंबर 2 कम आता है, ये मरकरी में। ठीक है, तो क्या है आपका आंसर? 80% आयनाइज हो रहा था, तो कैसे निकाला हमने? अल्फा इज इक्वल टू I-1 और N-1, I-1 और ये 3-1, अल्फा 80 का मतलब 0.8, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू I-1 आ गया, ये दैट इज 1.6 I-1, और ये कितना आ जाएगा? 2. ठीक है, इजी कैलकुलेशन है। जैसे ही एक नंबर कहीं मान लो कहीं 1 प्लस करना और माइनस कर दिया तो दूसरा आंसर भी होगा अपने पास। आंसर देखो कैसे दिए हुए, देख पा रहे हैं? 1.6, 2.6, 3.6, 4.6। ठीक है, तो जो एग्जामिनर होता है वो ऑप्शन भी ऐसे सेट करता है कि लो बेटा जी, आपने एक गलती करी तो ये आंसर, दूसरी करी तो ये आंसर। अगर क्वेश्चन में 4 स्टेप है, चारों स्टेप पे चारों सही किए तो ये आंसर, 2, 3, 4 एक एक स्टेप पे गलती की तो ये आंसर। ठीक है, चलो। अच्छा ये क्या है? हाईएस्ट बीपी। अच्छा ये देखो, ये एक तरीके के सवाल है, ये बहुत पूछे जाते हैं, है ना, अक्सर करके पूछ लेते हैं। बोर्ड का भी फेवरेट एग्जाम्पल है ये, बोर्ड में भी पूछते हैं। 4 सॉल्यूशन दे देंगे और आपको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ये सब चीजें पूछते हैं, है ना। तो देखो भाई, अब हमको पता है, हमको बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पे कुछ पता नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन तो हमको मालूम नहीं है। हमको मालूम क्या है? डेल्टा टी भी पता है ना हमको, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हमको पता है ना। तो देखो क्या करते हैं, पहले समझते हैं करना क्या है ना। जैसे मान लो 4 सॉल्यूशन दिए हैं, A, B, C, 3 दिए हैं। अच्छा कर लेते हैं, 3 मान लेते हैं। पहले पहले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पहले समझ रहे हैं। ठीक, अब आपको बोल दिया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका। ठीक, और तीनों को मान लो एक ही सॉल्वेंट में डिप किया गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सबको वाटर में डिप कर रहे हैं, वाटर में बना रहे हैं सोल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट सबका एक ही। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता था? टीबी माइनस टीबी नॉट होता था। ठीक, ये टीबी नॉट किसका होता था? प्योर सॉल्वेंट का बीपी होता था। ठीक, ये किसका होता था? सोल्यूशन का बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। यही तो पूछ रहे हैं आपसे। ए बी सी 4 सोल्यूट है, सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन बोल दिया तो इसका मतलब अगर कहीं पे भी सॉल्वेंट का जिक्र नहीं है, मतलब पानी में बनाया गया। ठीक, तो इसका वाटर में सॉल्यूशन है, इसका वाटर में सॉल्यूशन है, इसका वाटर में सॉल्यूशन है, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो देखते हैं ये सॉल्यूशन का बीपी, इसके बारे में डेटा आपसे पूछा गया है। तो टीबी अगर, हाँ सबसे कम नेगोशिएट करेगा उसको सबसे अच्छा पॉइंट होगा मतलब क्या। हाँ देखो, ये टीबी को अगर हम लिखे तो डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट लिख सकते हैं। ठीक, ये सॉल्वेंट का है, वाटर का, तो ये तो सबके केस में सेम होगा, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, सबको वाटर सब में ऐड किया। तो इसका मतलब अगर सॉल्वेंट का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन मान लें, तो किस सॉल्यूशन का टीबी ज्यादा होगा? जिसका डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा होगा वही तो होगा। तो इसका मतलब डेल्टा टीबी इज हाईएस्ट देन टीबी इज हाईएस्ट। यहां तक की बात क्लियर है सबको?
जिसके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक, अब देखो, अब डेल्टा टीबी जो है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अगर डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिखो तो डेल्टा टीबी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आई मल्टीप्लाइड बाई के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी। ठीक, के बी कांस्टेंट है, वाटर का कांस्टेंट है, तो सबके केस में वाटर है तो ये तो सेम होगा, जो सेम चीज है उसको छोड़ते जाओ, इसको कट कर दो। अगर सॉल्यूशन में सबकी मोलैलिटी सेम दी हुई है, देखो ये डेसीमोलर, ये डेसीमोलर, ये डेसीमोलर, तीन सॉल्यूशन तो ऐसे दिए हुए हैं जिनकी मोलैरिटी क्या है, सेम है, तीनों की मोलैरिटी सेम है। मोलैरिटी अगर ये मोलैरिटी दी हुई है, मोलर दिया हुआ देखो, ठीक है, मोलैरिटी दी हुई है, तीनों की सेम है। ठीक, तो सॉल्वेंट अगर सेम है और मोलैरिटी सेम है तो मोलैलिटी भी जब निकालोगे तो वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक, तो ये भी सेम हो गया। अब इसका मतलब अगर ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब डेल्टा टी भी आई के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, आई के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आई किसके लिए ज्यादा आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। ठीक, बेरियम वाला हो जाएगा, अच्छा बेरियम वाला, अच्छा। अब देखो बोल रहे हैं एज्यूमिंग ईच सॉल्ट टू बी 90% डिसोसिएटेड, पहले इन तीनों को देख रहे हैं हम, चौथा थोड़ा अलग केस है इसलिए अलग से देखेंगे। एज्यूमिंग 90% टू बी डिसोसिएटेड, ठीक है, तो इसका मतलब सारे केस में अल्फा को सेम कर दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला पे, आ जाए, अब फॉर्मूला पे आ जाए हम लोग सीधे सीधे। क्या था, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन एन माइनस वन, ये था। बोर्ड पे देखिए सब लोग, अभी लिखो मत, देखो नहीं सॉल्व नहीं कर रहा है ना, सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही देखना है। देखो अल्फा सबके लिए तीनों केसेस के लिए सेम दिया हुआ है 90%, यानी कि ये भी क्या हो गया, सेम, जो जो चीजें सेम होती जाएंगी वो हटती जाएंगी। अब देखो i माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन आ जाएगा। i अगर निकालो तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन और ये प्लस वन हो जाएगा। ठीक, अब देखो अल्फा सेम है, वन एक नंबर है, तीनों केस जब आप लगाओगे तीनों के लिए आई निकालोगे तो डिफरेंट क्या आएगा तीनों केसेस के लिए, देखो ये वन नंबर है तो सब में वन प्लस होगा, अल्फा सबके लिए 90% गिवन है तो अल्फा की वैल्यू सबके लिए 0.9 आएगी, चेंज क्या होगा, केवल n। ठीक, अब मान लो किसी केस में n 3 है तो ये वैल्यू 3 के हिसाब से आएगी, किसी में n की वैल्यू 5 हो गई तो ये 5 के हिसाब से आएगी, तो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा, देख पा रहे हो, और अगर ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा तो i बढ़ेगा, अभी सॉल्व करके भी दिखा देंगे, i बढ़ेगा, i बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, डेल्टा टी भी बढ़ेगा, और डेल्टा टी भी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बात समझ आ रही है, सॉल्व नहीं करना है, अगर ये कंसेंट्रेशन सेम दी हुई है तो सॉल्व नहीं करना है। हाँ हाँ, मॉलिक्यूलर मास को यूज ही नहीं करेंगे ना, यूज इसलिए नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन सेम दे दी, ठीक है, अल्फा और आई में जो रिलेशन है उसमें कहीं मॉलिक्यूलर मास है नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है, सीधे सीधे एन की वैल्यू सबसे पहले देख लो। अब यहां देखो Al2SO4 होल थ्राइस ब्रेक हो रहा है, अलग पेज पे करते हैं ना, पहले देखो
Al2SO4 है, फिर BaCl2 है, फिर Na2SO4, तीनों केस करते हैं। फिर चौथे को भी डिस्कस करेंगे। पहला कौन है? Al2SO4 होल थ्राइस, ब्रेक होगा 2Al प्लस 3 और 3SO4 माइनस 2। अपने को इस आगे वाले नंबर से मतलब है 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5। यहाँ पे n कितना आ गया? 5। ठीक। दूसरा केस किसका था? BaCl2 का। बेरियम क्लोराइड बोल रहे थे आंसर बेटा, बेरियम क्लोराइड नहीं होगा। ये देखो, ये कितना हो गया? 1 प्लस 2 n इज इक्वल टू। फिर उसके बाद कौन है? 2SO4, 2Na प्लस में का और SO4 माइनस 2 में। आगे वाले नंबर से मतलब होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 2 प्लस 1 3। देख पा रहे हो? तो सारी अगर कैलकुलेशन देखो तो सारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारा? n इसका सबसे ज्यादा है, n इसका ज्यादा है, तो इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा। कैसे? जो रिलेशन निकाला था उसको लिख लेते हैं। कहाँ गया? I इज इक्वल टू अल्फा, I इज इक्वल टू अल्फा, फिर क्या था? मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 प्लस 1, यही आया था। अब n अगर ज्यादा है तो I क्या हो गया? हाईएस्ट हो गया, और I हाईएस्ट है तो डेल्टा टीबी भी क्या होगा? हाईएस्ट हो गया, और इसके लिए फिर टीबी भी क्या होगा? यहां तक की बात क्लियर है? इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है और n इज इक्वल टू दोनों का सेम है, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करो, केवल इन दोनों को, हमारा आंसर तो ये हो गया, केवल इन दोनों को कंपेयर करो तो इनका क्या आएगा? इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि n सेम है, क्वेश्चन में अल्फा सेम है, तो ये I सेम आ जाएगा। I सेम है तो आपका डेल्टा टीबी भी क्या आ जाएगा? सेम है। ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन पे गौर करें हम लोग। देखो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ हाँ बी और सी को अगर देखो, इसको इक्वल वॉल्यूम को आप क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। यहाँ पे आपको मोलरिटी ना दे करके क्या बोल दिया है? बी और सी को आप इक्वल वॉल्यूम को मिक्स कर रहे हो। तो हम लोग ये लगा सकते हैं क्या भाई, यहाँ पे हमें मोलरिटी नहीं दी है, तो हम लोग ये लगा सकते हैं m फाइनल v फाइनल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 लगा सकते हैं। ये b है और ये क्या है? c वाला सॉल्यूशन है। इसके लिए मोलरिटी, डेसी मोलर का मतलब क्या होता है? 1/10। v1 इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं, v मान लो। इसके लिए भी, ये भी डेसीमोलर था सी वाला, v मान लो। m फाइनल निकालोगे, ये v प्लस v हो जाएगा, तो m फाइनल कितना आ जाएगा? अगर देखो तो ये आपका आ गया, सॉरी, ये आपका 2/10 मल्टीप्लाइड बाई v आ गया, और यहाँ पे 2v आ जाएगा, तो v से v कट गया, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल इसका मतलब मोलरिटी तो 1/10 ही रही। तो जो फाइनल ये सॉल्यूशन लास्ट वाला बना है वो भी कैसा है? डेसी मोलर। डी ऑप्शन भी कैसा है? डेसी मोलर। और हमने पहले ही देख लिया था कि अगर दोनों का अलग अलग करके निकालोगे तो इसके लिए भी 3 है n की वैल्यू, इसके लिए भी 3 है, तो सेम ही आएगा।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा? किसी को कोई बात क्लियर नहीं हुई हो तो बताओ। कैलकुलेट कुछ नहीं करना था, बस रिलेशन देखना था। ठीक है, एन उसका इसलिए बराबर है ना क्योंकि बी और सी को ही तो मिक्स कर रहे हो भाई। बी के लिए भी 3 आएगा, एक जो सोल्यूट है इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3। अब ये दिमाग मत लगा देना कि इसका 3 है इसका 3 है तो 6 हो जाएगा। नो, आयंस कौन कितने प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए मिक्स ऐसे को किया है जिनका सेम है। ऐसा नहीं किया कि ए और सी को मिक्स कर दो, वो कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाएगा, वो नहीं पूछा जाता। उसमें सबका फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा। अलग अलग हो जाएगा ना तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। चलो भाई जल्दी से बता दो। सेम पैटर्न है, यहां पे क्या है, टीएफ यूज करना है। क्वेश्चन समझा दूं, आप सॉल्व करेंगे? क्लास समझाया जाए? देखो 20 ग्राम नेप्थोलिक एसिड फॉर्मूला दिया हुआ है, इज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी कि आपको गिवन मास सॉल्यूट का दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम। ठीक, और आपका सॉल्वेंट जो है बेंजीन, उसके लिए क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 50 ग्राम। ठीक, सॉल्वेंट के लिए केएफ दिया हुआ है 1.72। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2K इज ऑब्जर्व, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना नोट किया गया है, 2 केल्विन। डेल्टा टीएफ भी दिया हुआ है। ठीक है, आई की वैल्यू निकालनी है, आई कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है, इससे इजी तो सवाल हो नहीं सकता था। आई इंटू के एफ इंटू एम, ये यूज करना है। सब लोग जरा फटाफट निकाल के दिखाइए। 2007 में आ रखा है। मोलैलिटी सबको निकालने आती है? राशि, मानस, रिद्धिमा, कोमल, हेमांग। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, अब आपको सॉल्व ही करना है बस। नेप्थोलिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको वो चाहिए होगा ना, मोलर मास। मोलर मास भी निकाल देती हूँ जरा। C11H8O2 दिया हुआ है, 11 कार्बन का हो जाएगा दिस, हाइड्रोजन का 8 और इसका 32। ये आ गया आपका वन 140 और ये 32, 172 आ जाएगा, 172 मोलर मास। कितना आ रहा है, 0.5? अच्छा, आंसर तो मुझे पता नहीं है। सब लोग निकाल लो।
मैं भी करती हूँ, बोर्ड पे मत देखना। सारांश निकला? सारांश जी, ये डेसिमल उड़ा देते हैं, 2 0 आ जाएगा, 2 0 से ये 0 0 उड़ जाएंगे, ये 172 उड़ जाएगा, उधर 4 आ जाएगा, तो 2/4 क्या आ जाएगा? 0.5 आ गया। ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ वन ऑफ वेक्टर, मुझे तो इजीएस्ट ही लगा, है ना, क्योंकि सीधे सीधे क्या था, फॉर्मूला पे था। सबको आ गया क्या बच्चों? सब लोग एक बार रिप्लाई कर दो, आ गया? कोमल का आ गया, राशि, हेमांग, मानस, रिद्धिमा, सबका आ गया, तो आगे चलते हैं हम लोग, है ना। मेरे ख्याल से वन ऑफ फैक्टर के खत्म हो गए, अब हम लोग करते हैं, अभी और कर लेंगे। वन ऑफ फैक्टर ऐसा है ना जो सभी प्रॉपर्टीज में आता है। अब हम लोग कर लेते हैं वो ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं, जो हमारी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी लिखना कुछ नहीं है, समझना है, ठीक। तो देखो हाँ यार, ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है ना। तो डिफ्यूजन की अगर बात करो तो डिफ्यूजन का मतलब है मिक्सिंग, ठीक है, पार्टिकल्स की मिक्सिंग होगी अपने आप स्पॉन्टेनियसली, जहां पे ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ। सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ क्लास 8 से एग्जांपल बताया जाता है कि परफ्यूम की बोतल रूम के कॉर्नर में खुली छोड़ दी जाती है, थोड़े टाइम बाद पूरे रूम में वो परफ्यूम की स्मेल आने लगती है, ठीक है। या किचन में खाना बन रहा है, आप अपने गेट से एंट्री करते हो और आपको पहले ही पता चल जाता है कि आज क्या बन रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल है और वो डिफ्यूज होकर एयर में आउटडोर तक पहुंच जाती है, तो आपको पता लग जाता है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मिक्सिंग ऑफ गैसेस या मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल spontaneously from their higher concentration to their lower concentration. दूसरा जो आपका टर्म है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर भी होती है, ठीक। तो उसके लिए हम जानते हैं सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? तो देखो, ऑस्मोसिस होने के लिए, ऑस्मोसिस के लिए एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन जो होती है वो कई तरीके की होती है, एक होगी परमिएबल, एक होगी आपकी इम्परमिएबल, एक होगी सेमी परमिएबल। बायो में ये सब खूब पढ़ते हैं बच्चे। और एक होती है सेलेक्टिव परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। इम्परमिएबल का मतलब है कि दो सॉल्यूशन के बीच में अगर उस मेम्ब्रेन को लगा दिया गया तो एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी पार्टिकल मूव नहीं करेगा, ठीक। परमिएबल का क्या मतलब है कि अगर बीच में ये मेम्ब्रेन लगाई गई है तो इधर से सोल्यूट भी जा सकता है, सॉल्वेंट भी जा सकता है, इधर से सबको अलाउ कर दिया, ऑल अलाउड। जिसको मन करे जिस तरफ से, जिस पार्टिकल को जिस तरफ से जहां जाना है जाओ। सॉल्यूट भी जा सकता है, सॉल्वेंट भी जा सकता है, साइज का कोई चक्कर नहीं है, कितना बड़ा कितना छोटा सब मूव करना है। जो हमारे काम की है वो है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल में सॉल्वेंट को अलाउ करती है ये, सॉल्वेंट पार्टिकल एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। किसको?
ओनली सॉल्वेंट। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कुछ स्पेशल टाइप की होती हैं जो एक स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल को जाने देंगी, अपने उधर फ्लो करने देंगी। वो आपका सॉल्वेंट का भी हो सकता है, वो सॉल्यूट का भी हो सकता है। ये साइज के लिए स्पेसिफिक होती है कि इतने बड़े से बड़ा पार्टिकल नहीं जा सकता, इतने से छोटा जाएगा। हमारे काम की है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। होता क्या है, ऑस्मोसिस, दो सॉल्यूशन आपने ले लिए, कोई भी दो सॉल्यूशन, इनके बीच में आपने लगा दी मेम्ब्रेन, कौन सी, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी दोनों के बीच में। ये A सॉल्यूशन है, ये B सॉल्यूशन है, ठीक। जिस साइड पे सॉल्वेंट ज्यादा है, क्या याद रखना है, सॉल्वेंट जहां पे हाई है वहां से सॉल्वेंट किस तरफ जाएगा, लो सॉल्वेंट पार्ट की तरफ। हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, किसके थ्रू, बीच में कौन होगा, SPM, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन। वाटर की कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा होगी, सॉल्यूशन की नहीं, वाटर की, उधर से किस तरफ जाएगा, दूसरी तरफ, SPM के थ्रू, ठीक। देखो ये दो शुगर के सॉल्यूशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये नाम दे दिया इसको, ठीक। इसमें हमने क्या किया है, 1 लीटर वाटर में आपका 250 ग्राम शुगर ऐड किया। दूसरा वाला जो है इसमें 1 लीटर वाटर में, कंसंट्रेशन की बात हो रही है ना, हाँ 50 ग्राम शुगर ऐड किया। अगर देखो तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में 250 सॉल्यूट डाला है आपने, और सेकेंड वाले में उतने ही वाटर में आपने क्या डाला है, 50 ग्राम डाला है। कौन सा सॉल्यूशन थिक होगा, कौन सा सॉल्यूशन थिन होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, थिक सॉल्यूशन होगा, और इसके कंपैरिजन में ये कैसा होगा, थिन होगा। भाई शुगर का सॉल्यूशन तो शरबत तो सबको ही बनाने आता है ना, ठीक। तो अगर मोटी मोटी बात समझें तो ये समझ सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूट के कंपैरिजन में, वैसे तो सॉल्वेंट दोनों तरफ 1-1 लीटर है, ठीक है, जो अमाउंट लिया गया है, लेकिन अगर जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट के कंपैरिजन में यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, ठीक है। तो जहां से सॉल्वेंट ज्यादा है और जहां पे कम है, अगर बीच में आप SPM लगा देते हो तो सॉल्वेंट जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव। इसको क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस। क्लियर है बात, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को मूव कराएगी, ठीक। कुछ नहीं याद रहता है, याद रखो थिन सॉल्यूशन से थिक की तरफ जाएगा, कौन जाएगा, वाटर, थिन से थिक, थिक से थिन नहीं, थिन से थिक। कौन जाएगा, बीच में क्या होगी, SPM, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो कोई ऐसे दे रखा है, देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है,
दो सॉल्यूशन है, दोनों तरफ फिल है। ठीक, यहाँ पे देखो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये क्या दिखाना चाह रहे हैं पता नहीं। हाँ, ऑस्मोसिस हो गई है, ये दिखा, ये देखो, ये इन्होंने बनाया है एक कोई ऐसा कप लाइक इंस्ट्रूमेंट बना दिया इन्होंने, इंस्ट्रूमेंट नहीं, बेसिकली ये जो है ना, ये आपकी है एसपीएम। ये जो है ये क्या है, एसपीएम। यहाँ पे इन्होंने सॉल्वेंट फिल कर दिया बाहर, अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है पतला होगा, थिन होगा ना। ये सॉल्यूशन है, और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ये क्या है, एसपीएम। ठीक, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट प्योर है तो पतला होगा, सॉल्यूशन उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड करके बनाया गया है तो थिक होगा। तो ये हो गया थिन, और ये क्या हो गया, अंदर वाला थिक। तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। ये पूरी मेम्ब्रेन जो बनी हुई है, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना है, ये एसपीएम से बना है। तो ये चला गया अंदर, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। और धीरे धीरे हम लोग क्या देखेंगे, जब वाटर अंदर जाएगा तो धीरे धीरे ये लिक्विड का बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन में क्या बताया गया, लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइजेस इन द थिसल फनल ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्वेंट धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है आपका, ये ऊपर की तरफ कॉलम इंक्रीज कर रहा है सॉल्यूशन का। देखो लिखा हुआ पी पाई इज इक्वल टू एच डी जी, एच रो जी, ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना। ठीक, अब ऑस्मोसिस के पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें। अगर आपने किशमिश देखी है सब लोगों ने, किशमिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिन्स बोलते हैं। ठीक, क्या करें इसको, वाटर में डाल दो, नहीं वाटर में डालते हो, खीर वगैरह बनाते हैं हम लोग घर पे, तो देखते हैं क्या होता है, ये थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम ये क्या होगी, पूरी एकदम अच्छी सी गोल सी स्वेलअप हो जाएगी ना। क्या होता है, किशमिश के अंदर क्या होता है, किशमिश किससे बनती है, अंगूर से बनती है, ग्रेप से बनती है। ठीक है, शुगर का थिक सॉल्यूशन होता है। ठीक, बाहर हमने क्या रखा है, वाटर, प्योर वाटर रख दिया, ये शुगर का थिक सॉल्यूशन है। और ये जो आउटर कवरिंग है इसकी किशमिश की, ये कैसे काम करेगी, आउटर कवरिंग जो होगी वो एसपीएम की तरह काम करेगी। एसपीएम मिल गई, एक थिक सॉल्यूशन एक थिन सॉल्यूशन, बीच में एसपीएम, होना क्या है, ऑस्मोसिस। कहां से कहां जाना है, थिन से थिक की तरफ। प्योर वाटर है, पतला ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये थिक सॉल्यूशन है, वाटर धीरे धीरे क्या होगा, अंदर जाएगा, ऑस्मोसिस होगी, और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये स्वेल कर जाएगा। ठीक, ऑस्मोसिस हो गई। ऐसे अगर किसी सेल के अंदर, किसी सेलुलर पार्ट के अंदर इस तरीके से अंदर की तरफ वाटर जाता है तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। ठीक है, अब देखो दूसरा होता है एक्सोस्मोसिस, सुना है आप लोगों ने, कोई एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। वन प्लांट के वो जो ये
हाँ, तो उससे क्या होता है, मतलब एक्सप्लेन तो करो। वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर वाटर तो ज्यादा है बाहर, वो कुछ और होता है, कोई बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है। बायो वालों से पूछेंगे, नीट वालों से, ठीक है। एक्सोस्मोसिस समझते हैं। देखो कभी जैसे ये जो किशमिश का जो स्वेलअप कर गई है ना, ठीक है, जिसमें वाटर कंटेंट खूब हो गया है, अब ये स्वेलअप की हुई जो आपका किशमिश है, इसको उठाकर अगर आप क्या करो, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इसका नमक का सॉल्यूशन बना लो, NaCl का, ठीक है। क्या करो, ये जो हमारी स्वेलअप रेजिन था ना, इसको ले लो और यहाँ पे क्या करो, बहुत थिक, इसकी जो अंदर की कंसंट्रेशन है उससे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, हाई कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन बना लो, उसमें डाल दो उसको, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है ये कैसे काम करने लगेगा, इसकी कंसंट्रेशन अगर कम है तो ये थिन हो जाएगा, और ये कैसे काम करने लगेगा, थिक सॉल्यूशन की तरफ। तो आपको पता है सॉल्वेंट पानी किधर से किधर जाएगा, थिन से थिक की तरफ, तो अब यहां से पानी बाहर की तरफ जाएगा, इसको बोलेंगे एक्सॉस्मोसिस। ठीक है, कंडीशन क्या है एक्सॉस्मोसिस की, सेल को आपने फिर से किस में ले जाके रखा, उससे भी थिक सॉल्यूशन में, जो उसके अंदर फिलअप है उससे ज्यादा अगर थिक में आप डाल देते हो, तो क्योंकि वाटर का मूवमेंट किधर होना है, थिन से थिक की तरफ, तो अब अंदर का पानी बाहर चला जाएगा, एक्सॉस्मोसिस बोलते हैं। ये बाहर की मेम्ब्रेन SPM की तरह काम करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका स्वेलअप कर गया था, अगर उसको फिर से आपको श्रिंक करना है तो उसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड में डाल दोगे तो आपका ये बात बन जाएगी, ठीक है। जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है, वो देखा आप लोगों ने घरों में मम्मी दादी नानी को क्या बनाते हैं ये, अभी कैरी आएगा ना, कैरी के अचार बनाते हैं, अब किसी ने देखा हो, लेडीज ज्यादा ध्यान देती है सब, वैसे बच्चे कहाँ देते, कैरी के जो बनते हैं आपके, तो उसमें अगर देखो आप ध्यान से, तो क्या किया जाता है, ये अपना जो भी है मैं बना नहीं पा रही, ठीक है, ये मैंगो पिकल बनाना है हमको, तो ये हमने मैंगो की कटिंग ले ली, ठीक है, ढेर सारी कटिंग मम्मी लोग करके रख लेती है, फिर क्या करती है इसको, एक तो सॉल्ट काम करता है प्रिजर्वेटिव की तरह, दूसरा काम क्या करते हैं ये लोग, इसमें ढेर सारा सॉल्ट और क्या करते हैं, और टर्मरिक, ये दोनों चीजें ऐड करते हैं और इसको क्या करते हैं, सनलाइट में डाल देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम बाद देखो अगर आप इसको ध्यान से, तो धूप में क्या होता है, ये श्रिंक कर जाता है, थोड़ा सा जैसे ये फूला फूला, जैसा आपने फ्रेश कट किया है ना, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यही पीस क्या होगा, थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा। हुआ क्या, इसकी जो मेम्ब्रेन थी वो SPM की तरह काम की, मेम्ब्रेन कैसे काम की, SPM की तरह, फ्रेश फ्रेश कैसा था, फूला फूला हुआ सा था वो आम का जो भी था। अब क्या किया हमने, चारों तरफ बाहर क्या लगा दिया, ढेर सारा अच्छे अमाउंट में सॉल्ट डाल दिया, ठीक, सॉल्ट क्या क्या नहीं होगा, थिक होगा ना, अगर हाई अमाउंट में डालोगे तो इसके जो अंदर का कंसंट्रेशन है ना उससे थिक होगा, वो आपको देखने से लगेगा कि वो थिक है। सॉल्ट आपने इसको कहाँ रख दिया, धूप में रख दिया, ठीक है। अब ये सॉल्ट है, ठीक है, इसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट है, लेकिन सॉल्ट में सॉलिड बहुत ज्यादा है तो ये थिक है,
ठीक, और ये अंदर का सॉल्यूशन इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, थिन हो गया। थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे, जो ये मैंगो का जो भी पार्ट था उससे बाहर वाटर कंटेंट किसने एब्जॉर्ब किया, सॉल्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया, और ये क्या कर गया, श्रिंक कर गया। हाँ, हो सकता है श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक में क्या हुआ, एक्स ऑस्मोस। क्लियर है। बेसिकली तो वैसे तो सॉल्यूशन में देखते हैं इसको, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म में अगर देखो तो ये जो अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसकी श्रिंकेज होती है, उसको एक नया टर्म देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। हाँ, 9th-10th में। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको, यस और नो? ठीक, अब ऑस्मोसिस हमने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा वो क्या है। देखो यहाँ पे मान लो हम ले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने ले लिया वाटर सपोज, तो इसमें तो सोल्यूट है नहीं, पतला ही पतला थिन। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। ओके है यहाँ तक की बात। बीच में लगा देते हैं एसपीएम, ठीक। एसपीएम हो गया, ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस होगी तो क्या होगा, इधर थिन सॉल्यूशन है और इधर क्या है, ठीक है, इधर बाई प्योर वाटर है। क्या होगा ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू आपका वाटर इधर से इधर मूव करेगा। वाटर कहाँ जाएगा, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। यहां तक की बात सबको क्लियर है। ये प्रोसेस होगा, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक। अब ये सॉल्यूशन है, ये वाटर है, ये सॉल्यूशन। यहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, खुला है अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर, तो ये तो लग ही रहा हो, ठीक। कोई ऐसा प्रेशर सॉल्यूशन की साइड पे आप लगा दो जिससे कि ये जो वाटर का मूवमेंट है ये रुक जाए, ठीक। पहले मान लो हमने 0.5 ATM लगाया, तो ये वाटर पार्टिकल जो हुए थोड़े कम हुए, कुछ को ये रोक पाया, फिर हमने और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया। एक ऐसा प्रेशर आप इस साइड पे लगा सकते हो जिससे ये सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू वो बिल्कुल रुक जाए। वो जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्रेशर अप्लाइड टू solution side to stop movement of solvent towards solution side by osmosis। ऑस्मोसिस के थ्रू जो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन साइड की तरफ जा रहे हैं, अगर सॉल्यूशन साइड पे कोई प्रेशर अप्लाई कर दो तो वो फोर्स लगाएगा, और फोर्स की वजह से क्या होगा, वो रुक जाएंगे पार्टिकल्स। तो कितना आप लगा सकते हो, टोटल जो वो वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। अब एक चीज और देख लो, बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे
फिर नेक्स्ट टर्न पे इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मैंने डाल दिए थे, लेकिन नेक्स्ट पे। ठीक, ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है, तो कैसे करें? सिंपल है, जैसे हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करते थे, ठीक, वैसे ही यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को पी ना लिख करके हम लोग लिखते हैं पाई, और ये होता है सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है आपका? मोलर कंसंट्रेशन, इसका मतलब मोल पर लीटर। तो चीज अगर देखो तो वही है, अगर पी निकालोगे तो एन बाई वी आर टी आएगा। एन होता है मोल, वी होता है लीटर, तो मोलर कंसंट्रेशन हो गई मोल पर लीटर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या हो गया? टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक, ये एमआरटी भी लिख सकते हैं। अब ये लिखना इसलिए पड़ता है, देवांग कह रहे हैं कि इसको एम लिख देते हैं, लिख सकते हैं एम भी, ठीक है, क्योंकि बुक सी लिखती है, कंसंट्रेशन लिखती है, इसलिए हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लेते हो, पाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, सी आर टी, सी की वैल्यू मोल पर लीटर में ले लो, आर की वैल्यू ले लो 0.0821, ये लीटर एटीएम वाली आर की वैल्यू होती है। क्या होता है? आर पीवी बाई एनटी, यही तो होता है ना, लीटर एटीएम केल्विन पर मोल, ये यूनिट होती है आर की। और टी टेम्परेचर इन केल्विन। तो पाई की वैल्यू किस में आएगी? एटीएम में। ओके है, ठीक। अगर जूल वाली यूनिट ले लेते हो, आर की जूल वाली लेते हो, तब आपको क्या करना पड़ता है? तब आप मोल पर लीटर यूज नहीं कर पाते हो, तब आपको दूसरी यूनिट्स यूज करनी पड़ती है, 8.31 करके यूज करना पड़ता है। तो ज्यादा सुटेबल होता है कि एटीएम में आप यूज करो। एटीएम में बाकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के जो कन्वर्जन है वो याद रखने पड़ते हैं हमको, तो हमें सुविधा हो जाती। एक सवाल करो जल्दी से और निकल जाओ, चलो जल्दी। क्लास थोड़ी लेट शुरू भी हुई थी ना, तो इतना तो बनता है, नहीं तो सिलेबस नहीं होगा ना। क्वेश्चन करना है आपको। 250 ml of water solution containing 48 gram of sucrose, जीएम दिया हुआ है 48 ग्राम। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन को सेपरेट कर रहे हैं। व्हाट प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड अबव द सॉल्यूशन साइड इन ऑर्डर टू जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकना है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई निकालना है, सीआरटी यूज करेंगे। सी होती है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, मोलरिटी लगाना है आपको। ठीक है, और देखो अब हम वन हाफ फैक्टर सीख चुके हैं ना, तो यहाँ पे हम वन हाफ फैक्टर भी लगा देंगे पहले से। पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी होगा, लेकिन क्योंकि सुक्रोज है तो सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? 1। वैल्यू लगाओ,
पहले मोलैरिटी अलग से कैलकुलेट कर लो, फिर सीधे सीधे वैल्यू लगा दो। आर की वैल्यू 0.0821 लगा देना। सी निकाल लो तो आपकी बात बन जाएगी। सुक्रोज का 342 ही होगा। सुक्रोज होता है आपका C12H22O11, तो ये हो गया आपका 144, ये हो गया 22 और ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 16। थ्री 342 आएगा मोलर मास सुक्रोज का। अब सॉल्व करके अब तो बता दो जल्दी जल्दी। यहाँ सी रखना है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। जल्दी करो सारांश, क्या बात है, रुके हुए कैसे हो? ये दिमाग मैंने तो हाथ से करने को बोला है, तो कैलकुलेटर से कर। लंबी है 138.27। सब लोग निकाल लेंगे, मतलब प्रोसेस समझ आ रहा है ना, सीधा सीधा है। हाँ भी डाल दीजिए, नहीं अभी मैं डाल दूंगी, उस समय क्वेश्चन प्रिंट करते हुए भूल गए। एक्चुअली हर साल क्या होता है, नए क्वेश्चंस डालने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो पीपीटी तो पिछले साल के भी बने हुए रहते हैं। कोशिश रहती है कि जैसे मान लो पिछले साल का किसी बच्चे को वीडियो दे रहे हैं, है ना, तो उसका क्वेश्चन वो हो जाएगा, उसको और क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत लेंदी जा रहा है, अप्रोक्सीमेशन में करें, चलो करते हैं, मैं करती हूँ, है ना। 14.79, अच्छा क्या था, पाई इज इक्वल टू, यहाँ तक मैंने निकाल लिया था 8.21 इंटू 3, 8.21 इंटू 3 इंटू सी करना था, तो सी निकाल लेते हैं। सी कैसे निकालना है अपना, गिवन मास बाय मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर, यही तो करना है। गिवन मास कितना है क्वेश्चन में, 48, 48 है, और ये कितना है 342 मोलर मास है, ये 250 था ना, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, सीधे सीधे देख पा रहे हैं। अब इसको 4 से कट करने की कोशिश करते हैं, फोर से नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा 4 से। चलो भाई, ये 4 है, तो 48 इंटू 4 बाई 342 इतना आ गया, इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। ये 2/57 आ गया। हाँ सही कह रहे हो, कैलकुलेशन तो है अच्छी खासी।
चलो निकाल लेना। राशि कितना आ रहा है? हाँ करो। 14। चलो करो इसको, करो। 13। अच्छा, इसको सॉल्व करो। मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइडेड बाय 57। 13.8 आ रहा है अप्रॉक्सी, है ना? क्लियर है? देखो कहीं डेसिमल उड़ गया, या तो हमसे उड़ गया या तो मैम आंसर नहीं है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे उड़ा दिया ना पहले ही। देखो मैंने पहले स्टेप में ही उड़ा दिया। 0.821 था, 2 जीरो थे, 2 जीरो को पहले ही उड़ा के 8.21 इंटू 3 कर लिया। थोड़ा इजी सा कर, कुछ 0 0 गड़बड़ हुआ होगा। हाँ एक और, ठीक है। तो 13.8 इसी के अप्रॉक्सी में आंसर आएगा। ठीक है, आज की क्लास ऑफ की जाए। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पूरा वेंट ऑफ फैक्टर को रिलेट करते हुए चारों को हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे आपको कि जो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन के लिए ये जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट क्यों। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, बाय 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 बच्चों। हाँ, नेक्स्ट टर्न पे कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे, तब उसके नेक्स्ट पे अब आइडियल और नॉन आइडियल हो पाएगा। आज वन टॉप में ज्यादा टाइम लग गया ना, और वो जरूरी था नहीं, के बाद